हेलो, मैं सर पंकज बामनिया एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल पीके साइंस क्लासेस। आज की इस वीडियो में हमारे पास तो दो एक कोष्ठिकाएं होती है। एक तो हमारी जो बची हुई थी काय केंद्रीय की कोष्ठिका और दूसरी हमारी एक और थी जिसे हम आद्य एक कोष्ठिका यानी मूल एक कोष्ठिका कहते थे। तो इन दोनों एक कोष्ठिकाओं की संकुलन दक्षता का हम परिकलन करेंगे। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमको पता है कि संकुलन दक्षता का जो सूत्र होता है यानी जैसा कि हमारे पास है कि एक एक कोशिका में जो कणों का आयतन है वो हमें निकालना है और उसमें भाग देना है उस पूरी एक एक कोशिका के आयतन का और उसे हम मल्टीप्लाई करते हैं यानी गुणा करते हैं 100 से। तो हमारे पास जो मान प्राप्त होता है वो हमें प्राप्त होता है संकुलन दक्षता का। क्लियर? तो हमारे पास जो एक एक कोशिका है उसकी बात करते हैं। पिछले वाले वीडियो में हमने फलक केंद्रीय की कोशिका की संकुलन दक्षता निकाली थी। इस वीडियो के अंदर हम निकालेंगे काय केंद्रीय कोशिका की संकुलन दक्षता। काय केंद्रीय कोशिका को हम जनरली अंतः केंद्रीय कोशिका भी कहते हैं। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। काय यानी हमारे पास जो काय केंद्रीय कोशिका होती है उसकी संकुलन दक्षता की बात करते हैं। तो पहले हमें संकुलन दक्षता निकालनी है जिस एक कोशिका की, उसका हमें स्ट्रक्चर मालूम होना चाहिए। तो पहले मैं यहाँ स्ट्रक्चर बना लेता हूँ। तो जैसे हमारे पास इस प्रकार से कोई एक कोशिका है, इस एक कोशिका में कणों की जो अवस्थिति यानी स्थिति है उसे अगर देखें तो जितने कोने 8 कोने हैं तो 8 कोनों पर एक एक अवयवी कण मौजूद होगा। उसके अलावा जो पूरी एक कोशिका है उसके मध्य में भी एक अवयवी कण होगा। तो यहाँ पर हम देखें एक तो बिल्कुल मध्य में यहाँ पर अवयवी कण मौजूद होना चाहिए, दूसरा प्रत्येक कोने पर होना चाहिए। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि हमारे पास, थोड़ा मैं इसको बना लेता हूँ बड़ा, एक तो हमारे पास इस कोने पर है कुछ अवयवी कण ये है और एक इस कोने पर, ये पीछे वाले कोने की बात करो, ये आगे वाले कोने की बात करो। तो ये जो आगे वाला फलक है इसके इस कोने पर यहाँ अवयवी कण है, एक बीचों बीच है और एक हमारे पिछले वाले कोने के कोने पर है। अब स्ट्रक्चर में तो हर कोने पर होने चाहिए। मैंने केवल 3 कोनों को इसलिए लिया है क्योंकि अगर हम इस एक कोशिका में देखें तो ऐसे कौन से कण हैं जो एक दूसरे के टच में हैं। तो हम देख सकते हैं कि एक कोने वाला कण दूसरे किसी कोने वाले अवयवी कण से टच होने वाला या स्पर्श करने वाला नहीं है। एक कोने वाला अवयवी कण बीच वाले मध्य में जो अवयवी कण उससे स्पर्श करेगा, वैसा ही इस कोने वाला अवयवी कण उससे स्पर्श करेगा। तो इस प्रकार से हमें यहाँ पर एक विकर्ण मिलता है, इस कोने से लगाकर इस कोने तक एक विकर्ण मिलता है। जिस विकर्ण के अंदर देखा जाए तो इस अवयवी कण की, जिसे हम बिंदु ए कह सकते हैं, तो इस ए वाले बिंदु पर अवयवी कण होगा जिसकी त्रिज्या मान लेते हैं r। क्लियर? प्रत्येक अवयवी कण की त्रिज्या समान होगी। तो ये जो बीच वाला अवयवी कण है इसका व्यास देखें तो दो त्रिज्याओं से मिलकर इसका व्यास यानी r और r, इसकी त्रिज्या भी r होगी। इस अवयवी कण की बात करें तो इसकी त्रिज्या भी r होगी। तो पहले तो हम इस एक एक कोशिका की जो मुख्य विमाएं हैं उनको यहाँ लिखेंगे। जैसे ये मान लेते हैं कि ये जो हमारे पास एक एक कोशिका है इसकी प्रत्येक भुजा a है, ठीक, और प्रत्येक गोले की त्रिज्या r है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि एक एक कोशिका की भुजा, जो कि मान लिया है हमारे पास एक कोशिका की भुजा a तथा अवयवी कण की त्रिज्या। अवयवी कण की त्रिज्या हमारे पास r। इस प्रकार हम संकुलन दक्षता के सूत्र में ये जो एक एक कोशिका का आयतन और अवयवी कणों का आयतन है इनका मान अगर लगाएं तो हमारे पास संकुलन दक्षता का मान प्राप्त होगा। अब हम बात करते हैं कि हमारे पास दो चीजें अवेलेबल होनी चाहिए, एक तो r और a के मध्य संबंध, दूसरा हमारे पास यहाँ पर इस एक एक कोशिका के अंदर यानी एक एक कोशिका के द्वारा अध्यासित कितने कण होंगे। तो पहले हम कणों की संख्या निकालते हैं, उसके बाद r और a में संबंध निकालते हैं और फिर संकुलन दक्षता का सूत्र लगा के संकुलन दक्षता की गणना करते हैं। तो पहले हम निकालेंगे कि एक एक कोशिका में अवयवी कण कितने होंगे। तो यहाँ आप लिख सकते हैं अवयवी कण एक एक कोशिका में
अवयवी कण। तो देखा जाए तो इन अवयवी कणों की बात करें तो यहाँ हम कह सकते हैं कि हमारे पास 8 कोने हैं और प्रत्येक कोने पर 1/8 भाग होगा अवयवी कण का। तो हमारे पास 8 तो कोने हैं और प्रत्येक पर 1/8 भाग होगा। जैसे कि हमें कोने दिख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। इन 8 कोनों पर प्रत्येक एक कोशिका का 1/8 भाग है। हम कह सकते हैं एक अवयवी कण तो हमें मिल जाएगा कोनों वाला। दूसरी बात करें हमारे पास और उसके अलावा कोनों के अतिरिक्त कण है एकदम मध्य में, तो हम कह सकते हैं मध्य में पूरा कण है। तो हम कह सकते हैं कि मध्य की बात करें तो मध्य में हमारे पास एक कण होगा। तो हम कह सकते हैं प्रभावी कण हमारे पास हो गए, एक तो हमारे पास कोनों वाला और दूसरा हमारे मध्य वाला। तो हमारे पास कुल मध्य प्रभावी कण हो गए 2। ठीक है, तो ये हो गई बात कणों की। अब हम बात करते हैं आर और ए में संबंध। तो आर और ए में संबंध तो देखा जाए तो आप लोगों को वैसे सूत्र मालूम होगा, अगर नहीं पता है तो मैं बता देता हूं कि हमारे पास ये जो ए से लगाकर ये जो कोना है बी, यहाँ पर ये जो आपको ये जो एक एक कोशिका दिख रही है जो घनाकार है, तो ये ए बी इस एक एक कोशिका का या इस घनाकार आकृति का विकर्ण है। तो जैसे कि हमने 10वीं क्लास तक सूत्र पढ़े हैं, घन का जो आयतन होता है वो होता है √3 इंटू भुजा। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि इस ए बी का अगर मान देखें, ए बी का अगर मान देखें तो हमारे पास होगा √3 इंटू भुजा। तो √3 की जगह √3 और भुजा की जगह हमारे पास आ जाएगा 1। अगर हम चित्रानुसार अगर इसका वर्णन करें तो हमारे पास ए बी का मान अगर त्रिज्या के रूप में देखें तो 1 2 3 4 त्रिज्या यानी 4r। तो ए बी का मान 4r होगा। तो ए बी की जगह हम लिख सकते हैं 4r और ये हो जाएगा हमारे पास √3। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो ए का मान आया वो आएगा 4r/√3। ठीक, तो ये हमारे पास एक संबंध आ गया। तो जैसा कि मैंने कहा था पहले हम प्रभावी कण निकालेंगे, उसके बाद हम ये और आर में संबंध निकालेंगे, उसके बाद संकुलन दक्षता में इनका मान लगा देंगे। तो हमारे पास संकुलन दक्षता की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ लिखेंगे संकुलन दक्षता और सूत्र के अनुसार मान लगाना है। तो संकुलन दक्षता का एक कोशिका में अवयवी कण, यहाँ पर हमारे पास कण है 4 कण, तो यहाँ लिखेंगे सॉरी 2 कण, तो 2 कणों का आयतन। तो 2 कणों का आयतन नीचे हो जाएगा एक कोशिका का आयतन इंटू 100। तो हमारे पास 2 कण है तो 2 एक अवयवी कण का आयतन निकालते हैं, उसको 2 से गुणा करते हैं तो वो हमारे पास 2 अवयवी कणों का आयतन हो जाएगा। तो 2 मैंने लगा दिया है। बात करते हैं एक कोशिका का आयतन। तो जैसा कि गोलाकार हमारे पास अवयवी कण है और गोलाकार आकृति की जो आयतन की बात करें तो गोलाकार आकृति का आयतन होता है 4/3 पाई r क्यूब। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 4/3 पाई r क्यूब और एक कोशिका का आयतन सबको मालूम है a क्यूब होगा क्योंकि घनाकार है और इनटू में हो जाएगा 100। अब बात करते हैं यहाँ की गणना की। तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 और 4 का गुणा 8, नीचे हमारा रहेगा 3 और आगे है पाई r क्यूब। अब बात करें इस a क्यूब की, तो a का मान लगाना है तो हमारे पास हो जाएगा 4r/√3 और उसका क्यूब। तो हमारे पास हो जाएगा 8/3 पाई r क्यूब और यहाँ पे 4 का क्यूब हो जाएगा हमारे पास 64 और √3 का क्यूब हो जाएगा 3√3 और ये हमारे पास r क्यूब। तो r क्यूब से r क्यूब कैंसिल, ठीक, 3 से 3 कैंसिल। तो हमारे पास हो जाएगा 8√3/64 और इंटू पाई मल्टीप्लाई विथ 100। तो जब हम गणना करेंगे ये हो जाएगा 8 और कुल मिला के हो जाएगा √3/8 पाई मल्टीप्लाई विथ 100। तो हमारे पास आंसर जो आएगा वो आएगा 68%। ठीक, तो ये हमारे पास आ गई संकुलन दक्षता किसकी, काय केंद्रित एक कोशिका की। क्लियर, तो इस प्रकार से हम गणना करेंगे काय केंद्रित एक कोशिका की। अब हम बात करते हैं सबसे बेसिक मूल एक कोशिका यानी आद्य एक कोशिका के आयतन आद्य एक कोशिका की संकुलन दक्षता की गणना कैसे की जाती है। ठीक है, तो इसको मैं बता देता हूँ। अब हम बात करते हैं आद्य एक कोशिका की।
तो जैसा कि हमको पता है आती की कोशिका क्या होती है, आती की कोशिका वो एक कोशिका होती है जिसमें अवयवी कण केवल कोनों पर होते हैं, क्लियर, उसके अतिरिक्त कहीं पे भी अवयवी कण होता नहीं है। तो कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर होगा। हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो हमारे पास तो यहाँ पर अवयवी कण प्रत्येक कोने पर होंगे और चूंकि हमारे पास दूसरा कोई कण नहीं है तो कोने कोने वाले जो अवयवी कण है वो एक दूसरे को स्पर्श करते हुए दिखाई देंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर बात करूँ तो यहाँ एक अवयवी कण होगा, इस कोने का जस्ट इसी भुजा पर पास वाले पर एक अवयवी कण और होगा। तो देखा जाए तो ये दोनों कण ही स्पर्श कर रहे हैं। तो अगर हम मान लेते हैं कि इस गोले की यानी अवयवी कण की त्रिज्या r है तो उसी प्रकार इस गोले की त्रिज्या भी r होगी, इसको मैं a भी मान लेता हूँ। ठीक, बात करें भुजा की तो जैसा कि हमको पता है कि हमने एक कोशिका की भुजा मानी थी a। तो जैसा कि हमको पता है संकुलन दक्षता निकालनी है, हमें एक तो चाहिए अवयवी कणों की संख्या, दूसरा हमें r और a में संबंध, और फिर हमें इस संकुलन दक्षता के अंदर इनका मान लगाना है और हमारे पास प्राप्त हो जाएगी संकुलन दक्षता। ठीक, तो यहाँ पर बात करते हैं, हमने लिख दिया है कि कोशिका भुजा a है, अवयवी कण की त्रिज्या r है। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर अवयवी कण कितने हैं। तो क्योंकि यहाँ पर भुजा पर अवयवी कण है तो हम लिख सकते हैं अवयवी कण, कोनों के अतिरिक्त कई कण नहीं है, तो जो भी अवयवी कण एक कोशिका के अंदर होंगे वो केवल कोनों के कारण होंगे। तो यहाँ लिखेंगे अवयवी कण तो हो जाएगा 8 कोने हैं और प्रत्येक पर 1/8 भाग है, तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास एक अवयवी कण मौजूद होगा। ठीक, बात करें r और a में संबंध की, तो r व a में संबंध, ठीक है, r और a में संबंध। तो भुजा हमारे पास ए बी, ये पूरी भुजा ए है, ठीक, और इसमें 2 r, तो हम कह सकते हैं ये भी हमारे पास जो है वो देखा जाए तो 2r के बराबर है, और ये भी की भुजा काफी ये भुजा है तो हम कह सकते हैं a बराबर 2r। तो ये हमें मिल गया a और r का बीच का संबंध। ठीक, तो अब हम मान निकालते हैं संकुलन दक्षता का, तो हमारे पास संकुलन दक्षता हो जाएगी संकुलन दक्षता। तो संकुलन दक्षता हमारे पास हो जाएगी एक कण का आयतन, हमारे पास एक कोशिका में एक ही कण है तो एक कण का आयतन, और नीचे हो जाएगा एक एक कोशिका का आयतन, एक एक कोशिका का आयतन, और मल्टीप्लाई में हो जाएगा हमारे पास 100। तो बात करें एक कण है, एक कण का आयतन 4/3 पाई r क्यूब, और भुजा आयतन की बात करें कि कोशिका आयतन घनाकार है तो हम कह सकते हैं a क्यूब और मल्टीप्लाई विद 100। अब हम यहाँ पर a का मान लगाते हैं इस समीकरण, ये जो हमारे पास पहला a और r के बीच का रिलेशन है, a का मान इसमें लगाते हैं तो हमारे पास प्राप्त हो जाएगा 4/3, जैसा कि हमारे पास 4/3 पाई r क्यूब है तो 4/3 पाई r क्यूब, a की जगह हमारे पास हो जाएगा 2r, तो ये हो जाएगा 2r का क्यूब मल्टीप्लाई विद 100। तो हम इसको जैसे खोलेंगे तो 4/3 पाई r क्यूब ऊपर, और चूंकि ये नीचे है तो यहाँ हम लिख सकते हैं तो 4 का क्यूब होता है 8 और r का क्यूब r क्यूब से r क्यूब कैंसिल मल्टीप्लाई विद 100। तो हम कह सकते हैं इससे जाएगा 2 टाइम और ये इससे जाएगा 50 टाइम, क्लियर। तो ये हो जाएगा पाई इंटू 50/3, तो जिसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 52.14%। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं कि प्रत्येक एक एक कोशिका अलग अलग एक एक कोशिकाओं की हमने बात करी तो उनकी संकुलन दक्षता क्या होगी। ठीक, तो इससे आगे जैसे एक टॉपिक हमारा छूट गया था कि अगर हमारे पास अवयवी कण होते हैं अगर n, ठीक, तो हमारे पास अवयवी कण अगर n है तो उस केस में चतुष्फल के रिक्तियों की संख्या क्या होगी और अष्टफल के रिक्तियों की संख्या क्या होगी। तो जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा होगा तो इस प्रकार से हम अगर हमारे पास अवयवी कण की संख्या n है तो अष्टफल के रिक्तियों की संख्या ये होगी और चतुष्फल के रिक्तियों की संख्या ये होगी। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। अगले वाले वीडियो में हम नेक्स्ट वाले जो 3 वीडियो आएंगे उन 3 वीडियो के अंदर, जैसे एक वीडियो के अंदर हम बात करेंगे विद्युत क्षेत्र की, दूसरा हम चुंबकीय क्षेत्र की बात करेंगे और एक वीडियो के अंदर हम बात करेंगे रिक्तियों और दोषों की। तो इस प्रकार से इस चैप्टर जो है जो जल्दी खत्म हो जाएगा और उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर यानी चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। तो अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ऐसी वीडियो आपके लिए आगे मैं लेके आता रहूँगा। थैंक यू।